नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज। प्रधानमंत्री ने किया जनजातीय समुदायों के लिए 6,600 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, आदिवासियों का कल्याण एनडीए सरकार की प्राथमिकता। प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने धरती आबा को किया नमन। अमित शाह ने दिल्ली में किया भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र के हिंगोली में गरजे अमित शाह। महाअघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में की चुनावी सभा। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन को 2/3 बहुमत, 40 सीटों के साथ एसजेपी गठबंधन दूसरे नंबर पर। और जोहान्सबर्ग में इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा T20 आज। भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाने की। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बिहार के जमुई में 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र हैं। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत और जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे, जिसमें 500 से 1,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जनजातीय समाज के लिए कार्य करने वाले बुद्धराम मुंडा का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका जनजातीय समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें जनजातीय वर्ग से जुड़े प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के हिंगोली में रैली को संबोधित करते हुए जनता से सही सरकार चुनने का आह्वान किया। साथ ही अघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनता से महायुति और अघाड़ी में से सही पार्टी को वोट देने की अपील की। आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय। हमारी महायुति ने
कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है। और ये अघाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब तय कर देना किसको चुनना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया था, लेकिन हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो गया। चुनाव के अंदर राहुल बाबा ने ताल ठोक कर कहा कि हम तो जीत चुके हैं। इतना अहंकार, लोकतंत्र में इतना अहंकार, और परिणाम देखिए हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की सरकार बनी। मैं आज कहने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को, पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार। बाला साहेब ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे सहित उनके तमाम सहयोगी दलों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के रूप में संबोधित करेंगे या नहीं के सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब सरकार स्पष्ट रूप से बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बताती है तो फिर उद्धव ठाकरे के साथी कांग्रेस पार्टी को ये कहने से क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया है। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? क्या उनको डर है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्माते हैं? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। मुझे बताइए कि लोकमान्य तिलक का नाम लोकमान्य नहीं था, लोगों ने पदवी दी थी इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी। उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। झारखंड के धनबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली में एक देश एक चुनाव को विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किए जाने पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का विरोध करते हैं, जबकि इससे जनता का धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। अब इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता है, आपकी गाड़ी कमाई रहती है, आपको पता नहीं। इन लोगों ने कभी इसकी चिंता की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा और सारे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब सारे चुनाव एक साथ होंगे। झारखंड में घुसपैठियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। मीर ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हमारी सरकार बनते ही 1 दिसंबर से सभी लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान और ना ही घुसपैठिया। मीर के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम कांग्रेस वाले असल में घुसपैठियों के संरक्षक हैं। आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने वोट के बदले अवैध घुसपैठियों के साथ कोई सौदेबाजी की है? जेएमएम जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे। मैं जवाब चाहता हूं, झारखंड की जनता जवाब चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया कि वो अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जमुई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुई थी, हमारे कुछ लोगों ने गलती कर दी तो इधर उधर चले गए थे, मगर बीजेपी के साथ वे 1995 से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे और एकजुट रहेंगे। हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, 95 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सुर्खियों में रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहट में भी घुसपैठियों को शरण देने की बात सामने आई। खेतों में जगह जगह पर बने घर अब जमाई टोला का आकार ले चुके हैं, जिससे स्थानीय मूल निवासियों और आदिवासियों की हकमारी हो रही है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के इसी जमाई टोला की पड़ताल की डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने, जिसमें आदिवासियों का दर्द भी छलक कर सामने आया। झारखंड विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस चुनाव में एक जो प्रमुख मुद्दा उभर कर सामने आया, उस मुद्दे का नाम है बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, जिसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बहुत ही प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाया कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय दे रही है। और इस बात की पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में, जो झारखंड का एक लीडिंग अखबार है, उस अखबार में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को उठाया और ये भी कहा कि जमाई टोले के नाम से मशहूर कई ऐसे जगह हैं जहां पर बाहर से आने वाले लोग आकर घर बनाते हैं और वो यहां आकर अपना आशियाना तलाशने लगते हैं। हमारी दाहिनी तरफ आपको हमारे कैमरामैन संदीप मूर्ति दिखाएंगे कि यह जो खेत है, इस खेत के बीच में जगह जगह पर बने हुए जो पक्का के मकान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मकान उन्हीं लोगों के मकान हैं जो बाहर से आकर, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी घरें बना ली हैं। और यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी तबका है, वो क्या कुछ कह रहा है, इस बात की तस्दीक हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। तो आइए सुनते हैं उन लोगों की जुबानी, जमाई टोला की कहानी। बांग्लादेश आके शादी करके कुछ भी यहाँ पर घना घर बना ना, वो लोगों का फर्क नहीं है, लेकिन बना के वो लोग, हम लोगों का जो आदिवासी संगठन है उसमें हम लोगों को शिकायत दे रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। झोपड़ी बना के पहले रहते हैं, इसके बाद धीरे धीरे अपना वो कब्जा करने लगते हैं। क्या बोलते हैं, कब्जा करने के बाद किसी मतलब गैर मतलब आदमी से संबंध रखते हैं, फिर अपना जमाए रह के यहाँ का आदमी सबको कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम लोग को सता रहा है। फिर वही लोग अपना जो है जनसंख्या वृद्धि करते हैं, हम लोग का जो है जनसंख्या तो घटते जा रहा है, वही लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। ऐसे हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। किसका जनसंख्या बढ़ रहा है? बांग्लादेश वाले लोगों का? हाँ सर।
बांग्लादेश से जो आते हैं वहाँ से सब घुसपैठी है। झारखंड की जनता पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कितना असर छोड़ पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल यह मुद्दा सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जामिया मिलिया की रिपोर्ट को चौंकाने वाला बताते हुए सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धर्मांतरण के खेल को रोके जाने की बात कही है। जामिया में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में उलेमा के मुसलमानों के आरक्षण की मांग पर कांग्रेस और सहयोगी दलों की चुप्पी है। प्रेम शुक्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। इस्लामिया विश्वविद्यालय की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि वहां गैर मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला जी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जिसमें रिटायर्ड कमिश्नर और तमाम लोग थे, उन्होंने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव होता है। जस्टिस एस.एन. धिंगरा के अध्यक्षता वाली समिति ने यह पाया कि वहाँ मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव तो होता ही है, साथ ही साथ गैर मुस्लिमों को धर्मांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है। और एक राम निवास नाम के व्यक्ति का जो है बाकायदा इस बारे में प्रामाणिक बयान भी है। जामिया इस्लामिया जैसे सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में इस तरह से धर्मांतरण का जो कुल्लम कुल्ला धंधा चल रहा है, ये तत्काल रोका जाना चाहिए और जो लोग ये भेदभाव कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर। राजधानी दिल्ली की हवा बेहद ख़राब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की हवा की गिरती क्वालिटी के बाद ईक्यूएम ने आज दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के इंडिया गेट से आबो हवा का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की हवा इस समय दम घोटू हो गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत है और दिल्ली में आज से इसी वजह से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार बेहद ही गंभीर स्थिति में बनी हुई है और इससे पहले राजधानी दिल्ली में ग्रैप 2 लागू था और आज से जब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया तो ऐसे में राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि उनको आंखों से पानी आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों की है जिनको न सिर्फ आंखों से पानी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर हूँ और इस समय भी वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता है पूरी तरह से खराब है। हालांकि लोग इस वक्त राजधानी दिल्ली में घूमने आए हैं। दिल्ली सरकार कई दावे करती आई है। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर भी कई दावे किए हैं। इसके लिए हालांकि कई मीटिंगें भी की गई हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो अभी तक जीरो है। यानी कि जो राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के लोग हैं वो प्रदूषित हवा में सांस लेने और जीने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर कब इस राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की जो हवा है वो शुद्ध होगी और आखिर किस तरह से अरविंद केजरीवाल सहित जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी वो इस पर क्या एक्शन लेती हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर घूमने आए लोगों को भी सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां आए लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। पॉल्यूशन का लेवल लगभग 500 के एक्वाई के आसपास पहुंच चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूं कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसके लिए सरकार को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए और उनको आम जनता को ये बताना चाहिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेवजह इधर उधर ना घूमें। I'm being here for 1 day only. I feel problems breathing. All my eyes are all the time like full of dirt, the nose full of dirt. मैं पिकनिक पे इंडिया गेट आई हूँ और यहाँ पे ना मतलब जैसे बढ़ता
पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। 5th क्लास तक के जो स्कूल हैं वो तो बंद है, लेकिन जो सीनियर स्कूल हैं लाइक 6, 7, 8 क्लास, हम सब स्कूल आ रहे हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह बहुत पॉल्यूशन होता है। मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत भी होती है, हमें आंखों से पानी भी आता है। ऑल्दो ग्रैप 3 लागू हुआ है, पर वो सिर्फ प्राइमरी के बच्चों के लिए हुआ है। अभी भी 12th तक के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतने पॉल्यूशन में सुबह सुबह फॉग होती है, धुएं से बच्चों के गले में खराश हो रही है, बच्चों को जुकाम हो रहा है, पर ऑप्शन नहीं है ना, बच्चों को तो जाना ही पड़ेगा। पर हमारी सरकार को जो ये हर साल हो रहा है, इसके लिए कुछ ठोस नीति उठानी चाहिए। सिर्फ प्राइमरी के बच्चों की छुट्टी कर देने से बच्चे तो पॉल्यूशन से बच जाएंगे, पर दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र ने प्रधानमंत्री का स्केच बनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अटिजक देव वर्मा हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पेंटिंग बनाई है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे, इस पेंटिंग को देखकर रुक गए और बच्चे से बात भी की। क्या प्रधानमंत्री बोल रहे थे जब आपने ये पेंटिंग बनाई थी? प्रधानमंत्री ने पहले ये देखते ही पूछा ये किसने बनाया, तो मैंने कहा कि मैंने बनाया, और इसको बनाने में मुझे सिर्फ 1 ही घंटा मिला, 1 दिन में ही बना दिया। अच्छा, जब आप पेंटिंग बना रहे थे, प्रधानमंत्री की पेंटिंग बना रहे थे, तो क्या आपने सोचा था कि भाई मैं इस तरह की पेंटिंग बनाऊंगा या उस तरह की पेंटिंग बनाऊँ? क्या आपके आया था दिमाग में कि इस तरह की पेंटिंग बनाऊँ? मेरे दिमाग में यही आया कि मैं प्रधानमंत्री को अगर पेंटिंग देना चाहूँगा तो मैं उसका स्केच बना कर ही दूँगा, इसलिए मैंने स्केच किया है बिना कलर के। ये अच्छा, बिना कलर के ये स्केच से ये स्केच किया है बिना कलर के। प्रधानमंत्री जी के लिए आपसे मुलाकात करी, तो कैसा आपको फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत खुशी भी है क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का चांस मिला। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्केच से पेंटिंग बनाई थी। प्रधानमंत्री ने भी इस पेंटिंग को देखकर तारीफ भी की और इनसे बात भी की, और ये बच्चे भी काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जमुई। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। भारतीय बाजार में मिल रहे अच्छे रुझान से अफगानिस्तान के व्यापारी कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में ड्राई फ्रूट देखे जा सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं जवाद बाजुम। We brought some dry fruits from Afghanistan only. We are having different varieties of dry fruits. So like we are having the very famous almonds from Afghanistan. Specifically one almond that I can call it Mamra almond, which is very famous in all the world. Maybe you know about it. And I'm having more than 10 varieties of it from Afghanistan with different prices and different qualities. And we are having saffron from Afghanistan. We are having like other dry fruits. For example, we are having anjeeb, which is very famous, and people liking the quality and the size of it. So we have like different varieties of dry fruits from Afghanistan. अफगानिस्तान चूँकि हमारा दोस्त है, तो मैं हमेशा अफगानिस्तान के स्टॉल से खरीदना पसंद करता हूँ क्वालिटी के लिए। हमने शाही ज़ीरा ख़रीदा है, वाइट कलर की मामरा बादाम जो सबसे महंगी होती है, जो जनरली मिलती नहीं है मार्केट में, वो ख़रीदी है। डेट्स भी ख़रीदे हैं, केसर भी ख़रीदा है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अफगानिस्तान के स्टॉल पर खरीदारी करके लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और अफगानिस्तान के प्रदर्शक भी काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि भारतीय लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद नेपाल बांग्लादेश को भारत के ट्रांसमिशन ग्रिड द्वारा बिजली भेजेगा। इस समझौते को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक करार दिया है। 3 देशों के पावर डिपार्टमेंट्स ने आपस में एक समझौता किया है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर पावर परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, जिसमें नेपाल के 40 मेगावाट पावर, हाइड्रो पावर का एक समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो उन्होंने, नेपाल सरकार ने
अपनी पावर को बांग्लादेश भेजने के लिए भारत का जो ट्रांसमिशन ग्रिड है उसका उपयोग किया है। तो एक प्रकार से एक पहला प्रयोग ये हुआ है और मैं समझता हूँ इसमें तीनों देशों का ही लाभ है। कोई जनरेटर है, कोई यूज़र है और कहीं ट्रांसमिशन का काम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमेशा से कांग्रेस की नीतियां विभाजनकारी रही हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को देश की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके दिमागों में चीज़ भरी हुई है, वो अपनी ही चीज़ को बार बार याद करके और दूसरों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। वास्तव में विभाजनकारी नीतियां कांग्रेस की रही हमेशा। 370 विभाजन का एक षड्यंत्र ये उनके पूर्वजों ने ही रखा हुआ था। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 का एक प्रावधान करा करके जम्मू कश्मीर को जो इस देश से अलग करने का जो रास्ता बना रखा था उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत सरकार ने और इसको निरस्त किया। और मैं समझता हूँ कि देश की अखंडता में इससे बड़ा कोई उपयोग नहीं हो सकता। और सीधे गुरुग्राम ले चलते हैं जहां पर मोहन भागवत एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और काम वाला पूरा करनी है तो इन सबको छोड़ो, तो कमा नहीं सकते लेकिन लूट सोच सकते हो, लूटो या मांगो। और मौका है तो ये दो छोड़ो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा अविद्या उद्योगीता विद्या उपनश्नुते। 100 साल तक कर्म करने की इच्छा लेकर निरामय जीवन जीना है। कर्म करके चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना। इन पुरुषार्थ सबको पता है, इन सबको साथ चलाने वाला धर्म नहीं पता। आपने जिस सत्याग्रह का उल्लेख किया कोरोना, वो धर्म के 4 स्तंभों में एक स्तंभ कोरोना, एक स्तंभ सत्य है। क्योंकि ये ऐसा हमने सोचा, इसका कारण है कि बाहर सुख नहीं मिलता, ये ध्यान में आने के बाद हम रुके नहीं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।